हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? गणेश्वर सभ्यता। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताओं की जो श्रृंखला है उसको शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम रोजाना एक एक या दो सभ्यताओं को कवर करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये पड़ती है नीम का थाना। नीम का थाना जो कि जगह पड़ती है सीकर में, यहाँ पर ये गणेश्वर सभ्यता है। अगर हम देखें कि ये कौन सी नदी के किनारे विकसित सभ्यता है, क्योंकि सभ्यता का अर्थ होता है कि प्राचीन मनुष्यों का निवास, और प्राचीन जो मनुष्य है जहाँ पर जल का बहाव ज़्यादा होगा या जल की उपलब्धता अधिक होगी, वहीं पर वो मानव का बसाव सर्वाधिक होता है। तो गणेश्वर सभ्यता अगर हम देखें तो ये सीकर क्षेत्र में एक नदी आती है, कांतली नदी। इस कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कांतली नदी ये मतलब एक प्रकार से खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। ऐसे ऐसे करके इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, तो वो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत हम वैसे देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। अगर हम इस सभ्यता के अगर हम उपनामों की चर्चा करें या देखें इसे किस किस नामों से जाना जाता है, तो अगर हम उन उपनामों की चर्चा करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहला इसका उपनाम आता है, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये तो ताम्रकालीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। उनकी उनको जन्म देने वाली है, यानी जो भी ताम्रकालीन सभ्यता हुई है उन सब में प्राचीन अगर कोई है तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। इसे कहा जाता है ताम्र संचय सभ्यता। क्या कहा जाता है? ताम्र को यहाँ पर क्या किया गया है? संचय किया गया है। ताम्र संचय सभ्यता के नाम से गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। तो देखो, जननी हो गई तो सीधी सी बात है ये सबसे प्राचीन भी हो जाएगी, तो इसीलिए इसका एक और जो उपनाम आ जाता है वो आ जाता है ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। क्या आता है? ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके एक और उपनाम की, जो कि है ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता अगर कोई है तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। क्या हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? इस स्लाइड में हमने देखा है कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसके उपनामों की चर्चा करें तो भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी अगर कोई सभ्यता है तो वो हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। इसे ताम्र संचय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो तांबे का है, जो मतलब एक प्रकार से संचय किया हुआ था, यानी भंडार था, बहुत बड़ा भंडार था। वहीं इसे ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं, या हमें क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अगर हम उनकी चर्चा करें तो देखो, ये सबसे पहली बात तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है या ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जितने भी उपकरण मिलेंगे सारे के सारे कैसे उपकरण मिलेंगे? तांबे के उपकरणों की प्राप्ति। क्या है? तांबे के उपकरण यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। और जो भी तांबे के उपकरण है वो लगभग लगभग 99% जो कि शुद्ध तांबे से बने हैं। कैसे है? शुद्ध तांबे से बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये लोग जो है वो क्या करते थे? वो तांबे में किसी चीज की जो मिलावट है वो
नहीं किया करते थे, यानी अन्य धातु, तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे। तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे, यानी उससे आइडेंटिफाइड नहीं थे, यानी वो लोग मिलावट करना नहीं जानते थे। तो एक ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम यहाँ से क्या क्या मिला है, तो तांबे के तो बहुत सारे उपकरण आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ कि क्या क्या उपकरण मिलते हैं, तो सबसे पहले बाण का जो अग्र भाग होता है जिसे कहते हैं बाणाग्र, वो हो गया। भाले हो गए, चूड़ियाँ हो गई, तीर कमान हो गए, मतलब जितने भी सारे के सारे जो औजार है, कुलाड़ है, वो सब के सब यहीं से हमें मिलते हैं। और एक अगर हम बात करें कि यहाँ से हमें ताम्र पिन मिलती है, तांबे की पिन मिलती है। तो सारे के सारे जो भी उपकरण किससे बने हुए हैं, सारे के सारे उपकरण जो कि यहाँ पर हमें तांबे से बने हुए मिलते हैं। अगर हम और चर्चा करें कि हमें यहाँ से और क्या क्या उपकरण मिलते हैं या क्या क्या चीजें मिलती है, तो मिट्टी के चल्लेदार जो बर्तन हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। मिट्टी के चल्लेदार बर्तन हमें कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं गणेश्वर सभ्यता से। हमने देखा कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। इसके अगर हम उपनामों की चर्चा करेंगे, तो भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की क्या है, जननी है। ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है इसे। यह ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। अगर हम देखें कि यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो तांबे के उपकरण या जो औजार है वो हमें सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, जिनमें से ज्यादातर बाणाग्र, बाण का अग्रभाग हो गया, भाले हो गए, चूड़ियां हो गई, तीर कमान हो गया, यहाँ से हमें तांबे की पिन मिलती है। और वो सारे के सारे अगर हम देखेंगे, तो जो 99 पॉइंट है, 99.9% भी लिख सकते हो कि शुद्ध तांबे से बने हैं। यानी वो मिलावट से तांबे के साथ किस धातु को मिला है, इस बात से वो परिचित नहीं थे। तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से ये लोग क्या थे, परिचित नहीं थे। यहाँ से हमें मिट्टी के चल्लेदार बर्तन मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो गणेश्वर सभ्यता है वो यहाँ पर समाप्त होती है। चलते हैं अगली सभ्यता की तरफ। अब दोस्तों हम एक और छोटी सी सभ्यता कवर करते हैं, जिसका नाम आता है कुराड़ा सभ्यता। क्या नाम मिलता है, कुराड़ा सभ्यता। अगर हम देखें तो ये जो कुराड़ा सभ्यता है वो नागौर गांव में पड़ती है, जिसकी खोज मई 1934 में होती है। यहाँ से 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पत्रों की प्राप्ति, और ये सारे यहाँ पर जो है प्रणाल युक्त अधर्य पत्र मिलते हैं। ये ईरान के साथ जो परस्पर उनके संबंध है उनको बताते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों की प्राप्ति कहाँ से होती है, हमें हम केवल और केवल कुराड़ा सभ्यता से ही हमें प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखते हैं, हमने क्या क्या कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कुराड़ा सभ्यता। अगर हम कुराड़ा सभ्यता की बात करें, ये कुराड़ा सभ्यता किस जिले में आती है, तो ये कुराड़ा सभ्यता आती है कुराड़ा गांव, जो कि नागौर जिले में आता है। वहां पर यह सभ्यता है। ये सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, तो नागौर जिले में कुराड़ा सभ्यता स्थल स्थित है। इसकी अगर हम खोज की चर्चा करते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हमें मिलती है 1934 में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में हुई थी। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, अगर हम साक्ष्य के ऊपर ध्यान दें कि क्या क्या हमें यहाँ से प्रूफ मिलते हैं, क्या क्या हमें प्रमाण मिलते हैं कि ये सभ्यता किस प्रकार की थी, तो यहाँ से 103 ताम्र उपकरण या ताम्र पत्रों की प्राप्ति हमें होती है। कितने हैं, 103 ताम्र पत्रों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, वो होती है कुराड़ा, जो कि नागौर जिले में सभ्यता स्थल है। यहाँ पर हमें एक और साक्ष्य मिलते हैं, जो कि है प्रणाल युक्त अधर्य पत्र। क्या है, प्रणाल युक्त अधर्य पत्र या अधर्य पत्र हमें कहाँ से मिलते हैं,
वो मिलता है कुराड़ा नागौर से। ये एक अधर्य पत्र है, ये हमें किस चीज की ओर संकेत करते हैं? ये अधर्य पत्र हमें संकेत करते हैं कि जो कुराड़ा नागौर के जो सभ्यता स्थल के जो निवासी थे, उनका ईरान के साथ संबंध बताते हैं। ईरान सभ्यता के साथ या ईरानियों के साथ संबंध को दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? प्रणाल युक्त जो अधर्य पत्र है वो दर्शाते हैं। इन कुराड़ा नागौर के जो निवासी थे, उनका संबंध किनसे है? उनका संबंध है ईरानियों से। वहीं अगर हम लास्ट में देखें तो इस सभ्यता के बारे में एक और बात आती है कि स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों की प्राप्ति अगर कहीं से हुई है तो वो होती है कुराड़ा नागौर से। कहाँ से? कुराड़ा नागौर से। क्योंकि देखो 1934 में खोज हो गई है और ताम्र उपकरणों की प्राप्ति भी, ताम्र पत्रों की प्राप्ति यहाँ से हो गई है। तो हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता से पूर्व ताम्र उपकरणों की अगर प्राप्ति किसी जगह से हुई है तो वो कौन सी जगह है? वो जगह है कुराड़ा नागौर। कौन सी जगह है? कुराड़ा नागौर। तो हमने कुराड़ा सभ्यता के अंतर्गत अगर हम देखें कि हम लोगों ने किस किस बातों के ऊपर ध्यान दिया है, तो हमने देखा कि कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1934 में होती है। और यहाँ से अगर हम साक्ष्यों की बात करें कि किन किन चीजों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से हमें 103 ताम्र पत्रों की प्राप्ति होती है। प्रणाल युक्त अधर्य पत्र मिलता है जो कि ईरान के साथ संबंध का द्योतक है या संबंध को दर्शाता है। वहीं अगर हम देखें इस सभ्यता के बारे में एक बात और बन जाती है कि स्वतंत्रता से पूर्व ताम्र उपकरणों की अगर कहीं से प्राप्ति होती है तो वो कहाँ से होती है? कुराड़ा नागौर। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे एक और सभ्यता पढ़ते हैं जिसका नाम आता है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बैराट सभ्यता की बात करें तो बैराट का अगर हम प्राचीन नाम देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम आता है विराटनगर। और ये सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा बैराट, जो कि जगह पड़ती है जयपुर में। और जयपुर की प्रमुख नदी की अगर हम बात करेंगे तो वो आती है बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा। तो उसी नदी के किनारे इस सभ्यता का जो है उद्गम होता है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि जो बैराट है इसका प्राचीन नाम अगर हम देखेंगे, क्या इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम आता है, प्राचीन काल में इसका नाम मिलता है विराटनगर। हाँ, ये वही विराटनगर है जहाँ पर पांडवों ने अपना, वो क्या बोलेंगे, अज्ञातवास गुजारा था अलग अलग रूपों में। यही वो विराटनगर है। अब वर्तमान में अगर ये कहाँ पर है यह, तो ये वर्तमान में जगह पड़ती है बैराट, जो कि पड़ती है जयपुर जिले में। ये वर्तमान में स्थित है। अगर हम नदी की चर्चा करते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी आती है बाणगंगा नदी। कौन सी आती है? बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता स्थित है, या इसे ही कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा जो नदी है उसके किनारे बैराट सभ्यता स्थित है। तो हमने बैराट सभ्यता के बारे में अब तक 3 बातें देखी हैं। सबसे पहली बात, इसका प्राचीन नाम विराटनगर आता है। और बैराट जो कि जगह पड़ती है जयपुर, वहां पर इस सभ्यता का मतलब उद्भव या फिर वो विकसित हुई थी। और नदी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नदी आती है वो आती है बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा नदी। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो एक जनपद आता है। मैं आपको डिटेल में यहाँ पर थोड़ी सी मतलब थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ। एक जनपद आता है मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद आता है? मत्स्य जनपद। इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी या राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी विराटनगर। कौन सी राजधानी थी? विराटनगर। और यहाँ का जो शासक या राजा हुआ करता था, राजा विराट थे। कौन थे? राजा विराट। और वहीं अगर हम महाभारत काल में अगर हम देखते हैं, कौन सा काल है? महाभारत काल में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं कौरव और एक होते हैं पांडव। ये पांडव उनके साथ जो जुआ खेलते हैं, जुआ में सब कुछ हार जाते हैं, तो इनको मिलता है 12 वर्ष का, क्या मिलता है?
वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारने पड़ते हैं। अगर इस अज्ञातवास के दौरान कौरवों को पता चल जाता है कि जो पांडव है वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो उनको वापस 12 वर्ष वनवास में गुजारने और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास गुजारना, ये वाली शर्त हुआ करती थी। तो पांडवों ने 12 वर्ष तो वन में गुजार लिए, और जब अज्ञातवास की बात आती है तब ये लोग आ जाते हैं अलग अलग रूपों में राजा विराट के पास नौकरी करने आते हैं। पांडवों में मुख्य रूप से कौन कौन थे? देखो, पांडवों में मुख्य रूप से 4-5 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम है युधिष्ठिर, और एक का नाम है भीम, एक का नाम मिलता है अर्जुन, और एक का नाम मिलता है सहदेव। ऐसे करके 5 नाम मिलते हैं। ये जो युधिष्ठिर है, ये तो राजा विराट के साथ क्या करने लगते हैं, इनके साथ जो पासे का जो खेल होता है, पासा के खेल में इनको खेलने में हेल्प करते हैं, तो ये इनका एक प्रकार से सहायक बन जाते हैं। भीम जो है वो रसोईया बन जाता है, और वहीं अगर हम अर्जुन की बात करें तो ये डांसर बन जाता है। किसका? डांसर बनता है राजा विराट की जो पुत्री आती है, जिसका नाम मिलता है उत्तरा। तो यहाँ पर ये इस तरीके का उल्लेख मिलता है। उसके बाद कौरव इनको ढूंढते ढूंढते इनको पता चल जाता है कि ये राजा विराट के यहाँ पर चिपके बैठे हुए हैं, तो ये इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उस समय राजा विराट बाहर गए हुए थे, इनका बेटा फिर युद्ध लड़ने जाता है, और वो अर्जुन को यानी बृहन्नला को एक प्रकार से वो सारथी बना के जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो अर्जुन है वो युद्ध जीत जाता है। यानी उसका जो राजा विराट का जो बेटा है वो युद्ध जीत जाता है। तो इस प्रकार से ये घटनाएं हमारे सामने आती है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो छोटा से मैं थोड़ा सा ही लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ कि मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। क्या थी? विराटनगर हुआ करती थी। और इसका उल्लेख जो हमें मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है महाभारत में। कहाँ मिलता है? महाभारत में हमें मिलता है। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं मतलब ये जो बैराट सभ्यता है, इसका संबंध महाभारत कालीन के अवशेष से होना ही चाहिए। महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है और वो उससे रिलेटेड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से महाभारत काल के अगर हम साक्ष्य देखेंगे, तो महाभारत काल के अगर हम यहाँ साक्ष्य देखेंगे, तो यहाँ पर हमें भीम के लात से एक निर्मित कुंड है, जिसका नाम आता है भीमलत कुंड। तो हमें भीमलत कुंड के जो साक्ष्य है वो यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? बैराट, जो कि जयपुर में सभ्यता पड़ती है। अब हम इस सभ्यता के उत्खननकर्ता की बात कर लेते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? इसके उत्खननकर्ता। तो उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें, तो पहले जो उत्खननकर्ता आते हैं 1937 के आसपास। कब आते हैं? 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जाता है। उसके बाद अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पर 2 व्यक्ति उसके बाद और आ जाते हैं, जिनका नाम है कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया जाता है। कैलाश दीक्षित, और हमने तीसरा नाम क्या बोला? हमने बोला है कि नील रतन बनर्जी के द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था। तो हमने देखा, अब तक हमने क्या क्या देखा है? अब तक हमने देखा है कि बैराट सभ्यता का प्राचीन नाम जो कि विराटनगर है, ये बैराट जयपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा जो नदी है उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर आती है, इसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है, और तो कहीं ना कहीं महाभारत से संबंध होने का साक्ष्य मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भीमलत कुंड है वो भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। फिर मैंने ये जो मत्स्य जनपद वाली स्टोरी बता दी थी। फिर हमने देखा उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1937 में, उसके बाद कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी के द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया जाता है।
यहाँ से हमें देखे तो हमें 3 प्रकार की पहाड़ियाँ मिलती है। क्या मिलती है? 3 पहाड़ियाँ मिलती है, जिसका नाम हमें मिलता है, एक का नाम आता है बीजक की पहाड़ी। क्या नाम है? बीजक की पहाड़ी। वहीं अगर हम देखें तो एक का नाम आता है महादेव डूंगरी या गणेश डूंगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महादेव डूंगरी बोल सकते हैं। एक का नाम है महादेव डूंगरी या इसे ही कहते हैं गणेश डूंगरी। क्या बोलते हैं? गणेश डूंगरी। वहीं इसके बाद एक और है जिसे कहते हैं भीम डूंगरी। क्या नाम है? भीम डूंगरी। तो हमें बैराट सभ्यता जो है 3 बोल तो पहाड़ी की जो चोटियां हैं वहां से हमें मिलती है। सबसे पहली बात आती है कि हमें बीजक की पहाड़ी से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो बीजक की पहाड़ी से हमें 2 शिलालेख मिलते हैं। एक का नाम है बाबरू शिलालेख फर्स्ट और दूसरे का नाम है बाबरू शिलालेख सेकंड। ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा बीजक की पहाड़ी से। अगर हम देखें बाबरू फर्स्ट की जो खोज आती है वो आती है 1837 में ही कैप्टन बर्ट के द्वारा यहाँ पर इस शिलालेख की खोज की जाती है और ये फिर 1840 के आसपास कलकत्ता भेज दिया जाता है। या कहाँ भेज दिया जाता है? कलकत्ता। यहाँ पर इस बाबरू शिलालेख लगवाने का श्रेय सम्राट अशोक मौर्य को जाता है, जिसको मगध का शासक बताया गया है। बुद्ध के त्रिरत्न धर्म, बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। गौ हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो हमें कहाँ से मिलती है? बाबरू शिलालेख फर्स्ट से। हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। अगर हम देखें तो दूसरा जो कि हमारे पास है महादेव डूंगरी, यहाँ से हमें सोने का एक कलश मिला है। यानी ये एक प्रकार से बुद्ध स्तूप है जहाँ पर हमें सोने का कलश मिला है, जिसके अंतर्गत बुद्ध की अस्थियां होने का कहा जाता है कि इसमें गौतम बुद्ध जी की क्या है? अस्थियां रखी हुई हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि भीम डूंगरी से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से हमें महादेव मतलब महाभारत कालीन के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो यहाँ से हमें भीम के द्वारा लात मार के जो कुंड का निर्माण किया गया है वो हमें यहीं से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सभ्यता को और हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमने इस यहाँ तक देखा कि बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी या गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, इन चोटियों से बैराट का उत्खनन किया गया, जहाँ से हमें बीजक की पहाड़ी से बाबरू फर्स्ट और बाबरू सेकंड शिलालेख मिलते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि महादेव डूंगरी से, जो कि एक प्रकार से बुद्ध का स्तूप हुआ करता था, गौतम बुद्ध के, यहाँ पर एक सोने का कलश मिलता है जिसमें बुद्ध की हमें अस्थियां मिलती हैं। कहा जाता है कि ये अस्थियां किसकी है? ये अस्थियां गौतम बुद्ध की है। वहीं अगर हम देखें तो तीसरी एक और डूंगरी है जहां से हमें महाभारत कालीन के अवशेष मिलते हैं, जो कि भीमलत कुंड के रूप में। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। बीजक डूंगरी की जो साक्ष्य मिले हैं बाबरू का शिलालेख या बाबरू शिलालेख की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बाबरू शिलालेख में हमें किस किस प्रकार की जो जानकारी है वो हमें मिलती है। तो इस बाबरू शिलालेख की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिला है? तो सबसे पहले ये हमें मिला है बीजक की पहाड़ी से। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से। इसकी अगर हम खोज मतलब किसने की, तो 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा इस शिलालेख की खोज की जाती है। ये नहीं, कैप्टन बर्ट को ये 1837 में बाबरू शिलालेख मिला था। फिर इस शिलालेख को 1840 यानी 3 साल बाद इसे कलकत्ता भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता भेजा गया। इसी के कारण से इसका एक नाम हमें मिलता है जिसे कहते हैं, इसका नाम हो जाता है बैराट कलकत्ता शिलालेख। क्या नाम मिलता है? बैराट कलकत्ता शिलालेख के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो उसका आंसर आपने देख लिया है कि इसे 1840 में कलकत्ता भेज दिया गया था, जिसके कारण से इसे बैराट कलकत्ता शिलालेख के नाम से इसे जाना जाता है।
अगर हम इस शिलालेख की बात करें कि ये जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है या किस शैली में लिखा गया है, तो ये जो शिलालेख है वो आता है बुस्टोफेदन शैली। कैसी शैली है? बुस्टोफेदन शैली में ये शिलालेख लिखा गया है। यानी इसका जो मतलब स्टार्टिंग तो यहाँ से हो गई, फिर ये मतलब वापस यहाँ से शुरू नहीं करके यहीं से ये वापस आती है, फिर वापस ये देखिए ये एक प्रकार से सर्पाकार शैली में ये जो शिलालेख है वो लिखा गया है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुस्टोफेदन शैली में ये लिखा गया है या बुस्टोफेदन शैली में उत्कीर्ण शिलालेख है। इस शिलालेख यानी अशोक के जो शिलालेख आते हैं उसको पढ़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है, पढ़ने का श्रेय आता है, श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है जेम्स प्रिसेप को। किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिसेप को। ये एक व्यक्ति है जिसको अशोक के जो सारे के सारे शिलालेख हैं उनको पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। आखिर इस शिलालेख में उत्कीर्ण क्या क्या है, क्या क्या बातें इस शिलालेख में उत्कीर्ण की गई है, तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 3 बातें या 3 से 4 बातें आप मान सकते हो। सबसे पहली बात आती है जो अशोक मौर्य है यानी सम्राट जो अशोक है, अशोक को क्या बताया गया है? अशोक को मगध का शासक बताया गया है। क्या बताया गया है? मगध का शासक बताया गया है। किस शिलालेख में? तो आंसर हो जाएगा बाबरू शिलालेख में। यहाँ पर अशोक है, इसको क्या माना गया है? इसको बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। क्या बताया गया है? कि ये तो बौद्ध धर्म के सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इसी में अगर हम तीसरी बात करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि अगर नई स्लाइड लेंगे तो वापस वो की वो झंझट हो जाएगी। तो मैं तीसरी अगर हम देखें तो यहाँ पर गौ हत्या प्रतिबंध का भी उल्लेख होता है, गौ हत्या प्रतिबंध का उल्लेख होता है, और सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। तो यहाँ पर बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न आते हैं उनका भी यहाँ पर उल्लेख होता है। त्रिरत्न में अगर हम देखें क्या क्या है, तो एक तो सबसे पहले बुद्ध को मानो, फिर बुद्ध के जो उसका जो संघ है उसको मानो, और तीसरा है जो अशोक के द्वारा जो संहिता या नीति जो बनाई गई जिसे कहते हैं धम्म, उसको मानो। ये तीनों क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बुद्ध धर्म, बुद्ध संघ और धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। इन तीनों का उल्लेख भी हमें बाबरू शिलालेख में मिलता है। और ये बाबरू शिलालेख मिला कहाँ से है? बीजक की पहाड़ी जो कि बैराट में पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि आप बाबरू शिलालेख के बारे में ने बहुत सारी डिटेल ले ली है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, बाहर जाने की संभावना नाम मात्र की रहती है। आगे देखते हैं कि हमें यहाँ से और क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हम और साक्ष्य देखें, महाभारत कालीन के साक्ष्य देखें, महाभारत के जो साक्ष्य है यानी उस टाइम पीरियड के जो साक्ष्य हैं, तो वो कौन सा साक्ष्य आता है? वो साक्ष्य आता है भीमलत जो कुंड है या भीमकुंड तालाब है, भीमलत जो कुंड है या भीमकुंड तालाब है, वो हमें महाभारत का जो साक्ष्य बताते हैं। हमने देखा कि महाभारत महाभारत यानी उस समय मंदिरों का वगैरह बहुत उल्लेख हुआ करता था। तो कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष अगर कहीं से मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं? वो हमें मिले हैं बैराट से। कहाँ से? बैराट से हमें मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, बौद्ध मंदिर के अवशेष मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सर्वप्रथम मंदिर है, लेकिन वो कैसे मंदिर है? वो मंदिर है बौद्ध मंदिरों के हमें अवशेष मिलते हैं। बौद्ध मंदिरों से ही अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक स्तूप मिलता है। बौद्ध मंदिरों में भी क्या मिला है? स्तूप मिला है जो कि हीनयान शाखा से संबंधित है, जो कि इतनी बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर हमने देखा
बौद्ध मंदिर यानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो किस शैली में है, तो मथुरा शैली में, मथुरा शैली में जो मूर्ति है वो बनी हुई हमें मिलती है। तो एक प्रकार से मथुरा शैली के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं बैराट से। कहाँ से, बैराट से हमें मिल रहे हैं। हमने अशोक की बात की, अशोक के जो मतलब क्या है ना, सारे के सारे शिलालेखों की बात की, तो उनके ऊपर हमें ये इस प्रकार से यानी एक प्रकार से शंख की बातें हमें जो है के ऊपर लिखे हुए अक्षर मिलते हैं। तो माना जाता है कि ये जो है वो अशोक के क्या है, शंख लिपि के साक्ष्य है। अशोक की एक लिपि हुआ करती थी जिसे कहते हैं शंख लिपि, और जो शंख लिपि के साक्ष्य है वो सीधी सी बात है अशोक के टाइम पीरियड में ही होंगे। तो अशोक के टाइम पीरियड के आसपास की अगर हम कोई सभ्यता की उल्लेख मिलता है तो वो बैराट का मिलता है। तो ये भी हमें वहीं से मिलते हैं। हाथियों के ऊपर बड़े बड़े मतलब क्या बोलेंगे, वो जो पहाड़ है, पहाड़ों को काट के हाथियों के चित्र बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, पहाड़ों को काट कर हाथियों के ऊपर एक प्रकार से शैल चित्र बने हुए हैं। ये शैल चित्र हमें क्या दर्शाते हैं, ये शैल चित्र हमें दर्शाते हैं कि यहाँ पर चित्रकला का जो उद्भव है वो भी हुआ था। तो ये किसके टाइम पीरियड के हैं, ये सारे के सारे बैराट सभ्यता के हमें अवशेष मिलते हैं। और यहाँ से क्या क्या मिलते हैं, पंचमार्क सिक्के, बुना हुआ वस्त्र, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क्या मिलता है, और अगर हम देखें तो और हमें यहाँ से जो बुना हुआ वस्त्र है या बुना हुआ कपड़ा है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें बैराट से मिलता है। दो जगह से मिलता है, एक आती है बालाथल जो कि उदयपुर में पड़ती है, वहां से भी मिलता है, और बैराट, इन दोनों जगहों से हमें बुना हुआ वस्त्र या बुना हुआ कपड़े के साक्ष्य हमें मिलते हैं। पूर्ण शासक मिहिर भोज के द्वारा यहाँ के मंदिरों व स्तूपों को ध्वस्त करवाया गया, ये कहते हैं दयाराम साहनी। इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। और क्या क्या आती है, तो और अगर हम बात करें कि यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह जाती है वो हमें देख लेनी चाहिए। अशोक की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ईंटें हैं अशोक कालीन, अशोक कालीन यानी अशोक के काल की अक्षर युक्त ईंटें, क्या है, अक्षर युक्त ईंटें। अक्षर युक्त अक्षर कैसे है, संक लिपि के अक्षर है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अशोक कालीन अक्षर युक्त ईंटें हमें कहाँ से मिली है, तो वो आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से है। यहाँ पर हमें सूती कपड़े में, सूती कपड़े में बंधी हुई हमें मोहरें मिलती हैं, कुछ क्या मिलती है, कुछ मुद्राएं मिलती है, यानी कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ सिक्के मिलते हैं जो कि सूती कपड़े में बंधे हुए थे। यानी सूती कपड़े से ये लोग परिचित थे, यानी बुनाई का कार्य से ये परिचित थे। इसे ये मतलब एक प्रकार से मिक्स संस्कृति है, इसीलिए इसे आकर कलर संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या कहा जाता है, इसे आकर कलर संस्कृति के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को, तो वो जाना जाता है बैराट सभ्यता को। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, बैराट सभ्यता को डिटेल में हमने देखा है। तो क्या क्या देखा है एक बार रिपीट मार देते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हम लोगों ने बैराट सभ्यता के बारे में अब तक पढ़ा है कि इसका प्राचीन नाम विराटनगर हुआ करता था। बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन समय में एक मत्स्य जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि लगभग लगभग बैराट से, बैराट वर्तमान का जो बैराट है वो उससे मिलता जुलता है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के साक्ष्य की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें भीमलत कुंड मिलता है। उत्खननकर्ता की हमने चर्चा की। उत्खननकर्ता में 1937 दयाराम साहनी के द्वारा, कैलाश दीक्षित और जो नील रतन बनर्जी है उनके द्वारा, नील रतन बनर्जी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी या गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, ये तीन डूंगरी जो कि बैराट के उत्खनन में प्रमुख भूमिका है। बीजक की पहाड़ी से हमें बाबरू फर्स्ट और बाबरू सेकंड के साक्ष्य मिलते हैं।
महादेव डुंगरी से हमें सोने का कलश यहाँ पर माना जाता है कि जो बुद्ध का स्तूप हुआ करता था, जहाँ पर सोने के कलश में हमें कुछ अस्थियां मिलती हैं जो कि संभवतः गौतम बुद्ध की हुई रहेगी। और भीम डुमरी से भीमलत कुंड या भीमकुंड तालाब के साक्ष्य हमें मिलते हैं। वहीं अगर हम देखें कि बाबरू जो शिलालेख है उससे हमें क्या क्या बातें मिलती हैं, तो ये बीजक की पहाड़ी बैराट जयपुर से मिलती है। खोज 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया। 1840 में इसे कलकत्ता भेज दिया गया, जिसके कारण से इस शिलालेख का नाम बैराट कलकत्ता शिलालेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहले ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदन यानी पहले राइट से प्रारंभ करो, फिर लेफ्ट आएगी, फिर राइट, फिर लेफ्ट। यानी हम कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, वापस यहाँ से छोड़ दिया, फिर वापस यहाँ से लिखते हैं। इस तरीके से हमारी जो शैली रहती है। लेकिन ये शैली कैसी है, एक प्रकार से जाओ, मतलब जहाँ से लाइन पूरी हुई वहीं से वापस स्टार्ट हो जाएगी, तो ये है। और बाबरू शिलालेख को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप हो जाता है। इस शिलालेख में 4 बातें मुख्य रूप से उत्कीर्ण हैं। अशोक को मगध का शासक बताया गया है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है, गौ हत्या प्रतिबंध है, और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न की पालना का जो है उद्देश्य बताया गया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और तमम शरणम गच्छामि, इन 3 बातों का हमें उल्लेख मिलता है बाबरू शिलालेख से। उसके बाद महाभारत कालीन साक्ष्य की बात करें तो भीमलत कुंड मिलते हैं। और दूसरी हमने महादेव डुंगरी के ऊपर जो एक स्तूप मिला है जो कि मथुरा शैली में बना हुआ था। स्तूप का उत्खनन किया गया तो मथुरा शैली में बना हुआ है, जो कि प्राचीन बौद्ध मंदिर है। और भारत में अगर हम कहीं देखते हैं कि सर्वप्रथम मंदिरों का अवशेष, तो वो कहाँ से हो जाएगा, वो हो जाएगा बैराट से। शंखलिपि के साक्ष्य शैल चित्र जो कि चित्रकला से संबंधित माने जाते हैं। बुना हुआ वस्त्र बालाथल और बैराट से हमें मिलता है। और हमने देखा कि अशोक कालीन अक्षर युक्त ईंटें, सूती कपड़े में बंदी मुद्राएं, आकर कलर संस्कृति, सारी की सारी जो चीजें हैं वो बैराट सभ्यता से ही संबंधित है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। तब